Okay, so hello Ronnie, good morning, and hello everyone. So we are going to start the next topic in this session now. ठीक है? So अपने last session के अंदर आपने I hope आप लोगों ने last session तक recording देख रखा होगा. And in my last session, I was discussing with you about the concept of probability and normalization. मैंने आपको वो सब कराया. I hope that is okay with you and you able to understand the shortcut as well. अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करती हूँ. ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है एंड किस तरीके से हम इसे निकालते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक एलोबरेटिवली अबाउट दैट. पहला हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में. ठीक है, जैसे मान लो दो मेथड होते हैं इसको निकालने के. पहला होता है आइगन वैल्यू मेथड. आइगन वैल्यू मेथड जो हम यूज करते हैं आइगन इक्वेशन वाला. द फर्स्ट मेथड दैट वी यूज इज द आइगन वैल्यू मेथड. और ये मेथड सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल. ठीक है, हर ऑब्जर्वेबल के लिए एप्लीकेबल नहीं है. दैट्स व्हाई इट गॉट रिजेक्टेड. ठीक है, और सबसे इजी मेथड जो होता है जो हम यूज करते हैं to find out the expectation value, that is using the average value. ठीक है, एवरेज वैल्यू वाला मेथड ज्यादा कॉमन है. ठीक है, तो दोनों के बारे में बात करती हूँ मैं एंड एलोबरेटिवली डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है, okay, please speak little bit so that I can come to know is everything going well or not. ठीक है, तो चलिए हम लोग ना बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू यूजिंग द आइगन वैल्यू मेथड. ठीक है, पहले आइगन वैल्यू मेथड की बात करते हैं एंड उसके बाद हम एवरेज वैल्यू मेथड की बात करेंगे. व्हाई आइगन वैल्यू मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एवरी ऑब्जर्वेबल. लेट्स टॉक अबाउट दैट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एंड लेट्स डिस्कस यूजिंग द आइगन वैल्यू मेथड. किस तरीके से हम आइगन वैल्यू मेथड को अप्लाई करके we can find out the average value. Let's talk about that. See, have a look. जैसे मान लो कोई भी ऑब्जर्वेबल है. ठीक है, मान लो मेरा ऑब्जर्वेबल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है. माय ऑब्जर्वेबल कैन बी पोटेंशियल एनर्जी. माय ऑब्जर्वेबल कैन बी मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम. माय ऑब्जर्वेबल कैन बी एंगुलर मोमेंटम. मैं कोई भी एक ऑब्जर्वेबल लेती हूँ. ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू मुझे डिटरमाइन करती है दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेबल. यू बेटर नो व्हाट यू कॉल्ड एज ऑब्जर्वेबल. ठीक है, तो मान लो मुझे कोई ऑब्जर्वेबल निकालना है. अज्यूम मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है. काइनेटिक एनर्जी की मुझे क्या निकालनी है? आई हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक. ठीक है, तो किस तरीके से हम निकालेंगे इस बारे में बात करते हैं. एक सेकेंड. सो लेट्स फाइंड आउट फॉर द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो हमें मान लो ऑब्जर्वेबल मेरा काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, ओके, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हम क्या कोई एक वेव फंक्शन अज्यूम करते हैं. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मुझे ट्रांसलेशन मोशन की, तो मैं ट्रांसलेशन मोशन का क्या अज्यूम करूंगी? वेव फंक्शन. ठीक है, ओके, तो अब क्या होगा? देखिए क्या हुआ. वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल दैट इज आर काइनेटिक एनर्जी यूजिंग द वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू अ मोशन. ठीक है, बात आप समझ रहे हो? एक्चुअल में मैं एक बार यहाँ पर लिख के बताती हूँ. जैसे मान लो मेरा कोई भी ऑब्जर्वेबल है. ऑब्जर्वेबल कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या निकालनी है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो आई विल टेक अप द उसका जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर ले लिया मान लो. ठीक है, और फिर मैं क्या लूंगी? जो मेरा ऑब्जर्वेबल है उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या लूंगी? वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द मोशन जिसके लिए मुझे डिटरमाइन करना है. मान लो ट्रांसमिशन के लिए डिटरमाइन करना है, रोटेशनल के लिए डिटरमाइन करना है. आई कैन टेक अप एनी ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मोशन. ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे मोशन ट्रांसमिशन के लिए निकालना है, तो आपको इसका इसका आपको वेव फंक्शन पता होगा. काइनेटिक एनर्जी की एक्स वेव फंक्शन फॉर ट्रांसलेशन मोशन क्या होगा? ठीक है, दैट इज √2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल. ये होगा. अब इस ऑपरेटर की वैल्यू पुट करते हैं हम. काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर?
put that value. Is everything okay up to here? Roni, you are not speaking. I'm not getting any of your answers. Please speak. And if there is any issue, you can just comment down. Are you here? It's okay. It's okay. Okay, fine. Okay. Okay. So like मैंने kinetic energy operator के corresponding मुझे average value निकालनी है. So I will apply the operator. Operator क्या होता है kinetic energy का? That is the value of operator is minus h cut square upon 2m. Double derivative curl square upon curl x square. And we will take the wave function corresponding to the motion for which we have to determine the average value. ठीक है? Okay. और मैंने मान लिया कि मुझे ground state के लिए निकालना है n is equal to 1. So that's how क्या होगा minus h cut square upon 2m. We will apply double derivative on that. ये constant LTS को भी आप बाहर लेके आ सकते हो अगर आप चाहो तो. Under root 2 upon L को बाहर ले लिया मैंने. अब मैं क्या निकालूंगी? I will find out a double derivative corresponding to sin pi x upon L because we are finding for the ground state. ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव लो. साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos pi x upon L dot x upon L, sorry pi upon L. दोबारा cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन pi x upon L dot pi square upon L square. राइट? इतना बात समझ गए? When I find out double derivative of this term. ठीक है? तो पहला डेरिवेटिव ये आ गया, उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया विद द जो कांस्टेंट वैल्यू साथ में क्या थी? माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m. ठीक है? इतना आप समझे होंगे. तो अब देखिए सारी कांस्टेंट को बाहर ले आओ. माइनस पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर sin pi x अपॉन l. अब ये वाला देखो, अब हमें क्या चेक करना है? क्या ये आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो वेव फंक्शन है वो चेंज हुआ? नहीं हुआ. वेव फंक्शन इज सेम. पहले भी क्या sin pi x अपॉन l था, अब भी सेम है. ठीक है? ओके. अंडर रूट 2 अपॉन l भी था ना इसके साथ में. ये सेम का सेम है. अंडर रूट 2 अपॉन l. वेव फंक्शन इज क्वाइट सेम आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेटर. तो ये क्या अब क्या कर रहा है? ये इट इज सेटिस्फाइंग द आइगन वैल्यू इक्वेशन. तो जो साथ में इसकी आइगन वैल्यू अपीयर हुई है हमारे, ठीक है, जो साथ में इसकी वैल्यू अपीयर हुई है ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू. इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलेंगे. समझ गए क्या? आई समझे ना कि जब कोई ऑपरेटर की मुझे क्या निकालनी है, आई हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू. तो मैं कोई वेव फंक्शन लूंगी किसी मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, और बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर अगर वेव फंक्शन चेंज नहीं होता है, वो आइगन वैल्यू सेटिस्फाई करता है, तो साथ में आइगन वैल्यू अपीयर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू. लेकिन ऐसा सबके केस में ट्रू नहीं होता है. दैट्स हाउ ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो तरीका है, हम सबके लिए एप्लीकेबल नहीं करते हैं. मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. ठीक है? ओके. जैसे इफ आई टेक फॉर द लाइक, मैं लेती हूँ, एक मिनट. अज्यूम मुझे मान लो आई हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम की मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल. वही ट्रांजिशन मोशन के लिए सेम मैंने अज्यूम किया. तो मुझे आई एम अप्लाइंग द आइगन वैल्यू इक्वेशन मेथड. तो सेम वही करूंगी मैं. ठीक है? px क्या होता है? माइनस आयोटा h कट कर्ल अपॉन कर्ल x. ट्रांजिशन मोशन का क्या होता है? अंडर रूट 2 अपॉन l sin pi x अपॉन l. अब देखिए वही सेम का सेम. माइनस से होता है h कट अंडर रूट 2 अपॉन l, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. कर्ल अपॉन कर्ल x sin pi x अपॉन l, ये हो जाएगा. अब आप यहाँ पर देखो, क्या डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद वेव फंक्शन सेम रहेगा? नहीं रहेगा सेम. इट विल चेंज. जब फर्स्ट डेरिवेटिव मैं अप्लाई करूंगी इसके ऊपर, देन इट गॉट चेंज. माइनस से होता है h कट अंडर रूट 2 अपॉन l, वेव फंक्शन गॉट चेंज. क्या बन जाएगा? माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस. माइनस cos pi x upon l. तो वेव फंक्शन मेरा सेम नहीं रहा. माय वेव फंक्शन इज नॉट सेम. दैट्स व्हाई ये क्या होता है? आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. ठीक है? दैट्स व्हाई इसकी जो आइगन जो इसकी हम क्या नहीं, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम यूजिंग द आइगन वैल्यू मेथड हम डिटरमाइन नहीं कर सकते.
ठीक है, आइगन वैल्यू मेथड की हेल्प से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द आइगन वैल्यू इक्वेशन आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेटर ऑन अ वेव फंक्शन corresponding to a particular motion the wave function do not remain same. ठीक है, the wave function got changed here, that's why we can't determine it using this method. I hope you got it. चलूं आगे, समझ में आ गया बोलो? ठीक है, इसीलिए इस मेथड को हाँ ठीक है। करते हैं। एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, अभी हम आगे करते हैं। तो जो जो नेक्स्ट अल्टरनेटिव मेथड दिया गया जिसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज वैल्यू मेथड। इसीलिए हम कभी कभी जो उसके रिजल्ट आते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम कभी भी एवरेज वैल्यू भी बोल देते हैं, यही रीजन होता है, दैट्स द मेन डिफरेंस। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आप समझ गए होंगे उस चीज को मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अब हम उसकी हेल्प से डिटरमाइन करेंगे। नाउ लेट्स डू दैट यूजिंग द एवरेज वैल्यू मेथड। ठीक है, अब उसकी हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। नाउ फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू यूजिंग द एवरेज वैल्यू मेथड। इसीलिए हम कभी कभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को एवरेज वैल्यू से भी डिनोट कर देते हैं, दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस डोनेशन। ओके, जो अब ये कैसे होता है, ये हम कैसे निकालते हैं? तो पहला रीजन तो वही है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेबल है फंक्शन है जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, दैट्स व्हाई वो मेथड सुटेबल नहीं है। तो इसलिए हमें एक अदर मेथड यूज करना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए वी यूज द एवरेज वैल्यू मेथड। एवरेज वैल्यू आप समझते हैं, कोई भी चीज का एवरेज निकालना होता है, जैसे मान लो दो नंबर का एवरेज निकालना होता है तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर बाय 2 बाय, ठीक है, दैट इज द एवरेज वैल्यू। इसको हम डिनोट करते हैं इससे, लाइक जो ये ब्रैकेट्स होते हैं दैट इज नॉट बाय दैट ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोई भी मान लो कोई भी ऑब्जर्वेबल है m, उसकी निकालनी है मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, तो क्या तरीका होगा, साई स्टार m साई डीटो, ये क्या है, उसकी उसकी कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, इंटीग्रेशन लिया है मैंने, और बाय में उसकी कंप्लीट क्या है, कंप्लीट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो हम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्वांटम के अंदर जो भी हम यूज करते हैं वेव फंक्शन दैट इज अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो ये कितना होगा, दैट इज साई स्टार साई डीटो दैट इज इक्वल टू 1। क्वांटम में जो भी हम यूज करते हैं वो 1 होगा, दैट्स व्हाई क्या होती है, दैट इज इट इज इक्वल टू साई स्टार m साई डीटो। हमें ये निकालना होता है व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू। मुझे m की निकालनी है तो बीच में हम m ले लेंगे, ये जो भी निकालना हो वेरिएबल उसको हम बीच में ले लेंगे। ठीक है, ओके फाइन। जैसे आप मैथ में जानते ही होंगे, जैसे इफ आई से लाइक दैट, जैसे मान लो मुझे x की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम क्या तरीका यूज करते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे वेरिएशन प्रिंसिपल वाले, समेशन ऑफ xi fi बाय समेशन ऑफ fi, देखे होंगे आपने। वेरिएशन वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल वेरिएंस, और सॉरी ये जो हम मैथ में यूज करते हैं जो डाटा एनालिसिस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ठीक है, समेशन ऑफ xf dx अपॉन में एफ डी एक्स। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो समेशन ऑफ एफ स्टार एक्स एफ डी एक्स बाय समेशन ऑफ एफ स्टार एफ एक्स। ये कोई भी तरीका आप समझ सकते हो, दैट इज द लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एवरेज वैल्यू, और वही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स एलोबरेट द कॉन्सेप्ट। अब इसी के बारे में ही बात करते हैं किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, एक बार इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने से पहले किस तरीके से हम निकालते हैं, बिकॉज बहुत पूछता है एक्सप्रेशन वैल्यू के बारे में, बॉक्स के अंदर, हाइड्रोजनिक एटम के अंदर, एस्टो के अंदर। तो उसको निकालने से पहले मुझे आपको जस्ट बेसिक जो हमारी मोशन हम यूज करते हैं उसके मॉडल समझाने हैं, उनका बेसिक जो परसेप्शन है जिसको हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आप जानते भी होंगे बट एक बार मैं बता देती हूँ, बिकॉज दैट वी यूज व्हेनेवर वी आर डूइंग दैट लाइक कैलकुलेशन और दैट फाइंडिंग आउट दैट एवरेज वैल्यूज। ठीक है, तो पहले हम लोग मैं एक चार्ट बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले हम लोग कर रहे हैं मोशन। आपको पता है मैंने आपको बताई थी मोशन, कितने टाइप की मोशन हम डिस्क्राइब करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन,
पार्टिकल कितने टाइप मोशन डिस्क्राइब करता है बताओ, स्पीक। ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जानते हो आप। ट्रांसलेशन मोशन करता है डिस्क्राइब, इधर इट कैन डू वाइब्रेशनल मोशन, इधर इट कैन डू रोटेशनल मोशन, और इधर इट कैन डू इलेक्ट्रॉनिक मोशन। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम डाटा यूज करते हैं फॉर द बेसिक ग्राउंड स्टेट कैलकुलेशन, बाकी इसको मैं डिटेल में जब मैं मोशन के बारे में कंप्लीटली बात कर रही होंगी तब भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशन का मॉडल क्या यूज करते हैं, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, ये मॉडल यूज करते हैं। वाइब्रेशनल का मॉडल क्या यूज करते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल, SHM, सिंपल हार्मोनिक मॉडल। रोटेशनल के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिजिड रोटर, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए हाइड्रोजेनिक एटम। ये आप जानते ही होंगे। अब इसी को ही मैं और डिस्कस करती हूँ। ठीक है, अब इसमें जनरली ट्रांसलेशन मोशन के लिए अगर हम बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स क्या लेते हैं हम, L लेंथ का, बॉक्स ऑफ लेंथ L। लिमिट क्या कहाँ होती है, मान लो x है तो L तक होगी, 1D बॉक्स है, 2D बॉक्स है तो भी क्या होगा, y है तो भी L जो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और z है तो क्या हो जाए, ये भी क्या होगा L तक, XYZ। ठीक है, समझ गए इतनी बात। बॉक्स ऑफ लेंथ L लेते हैं हम, 1D 2D 3D कोई भी हम बॉक्स ले सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली x की भी 0 से L, 0 से L एंड 0 से L। ठीक है, XYZ कॉरेस्पॉन्डिंगली। अब वेव फंक्शन क्या होता है ग्राउंड स्टेट का, वेव फंक्शन होता है √2/L sin n pi x अपॉन L। ग्राउंड स्टेट n की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा बताओ 1 एप्लीकेबल क्यों नहीं है, y n can't be taken as 0, सॉरी 0 एप्लीकेबल क्यों नहीं है, 1 तो है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए हम 1 लेते हैं, y n is equal to 0 is not applicable। बताओ रोनी, टेल प्लीज एवरीवन प्लीज। फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ, there फंक्शन, will be no particle in the box। फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई क्वांटम में ये है ना कि फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यू नॉर्मलाइजेबल, तो वो कंडीशन क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए n इज इक्वल टू 0 वी कांट टेक। ठीक है, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एनर्जी की वैल्यू की हम बात करते हैं। एनर्जी की वैल्यू होती है E इज n² h² अपॉन 8ml²। ये ग्राउंड स्टेट 1D बॉक्स से कोरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, या फिर अगर एच कट की फॉर्म में हम ले रहे हैं तो क्या हो जाता है, n² π²। ठीक है, इस तरीके से होता है ना, n² π² h कट स्क्वायर अपॉन 2ml²। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला दैट वी यूज फॉर द एनर्जी। और ये 1D बॉक्स, ये बॉक्स के लिए हो गया ट्रांजिशन मोशन के लिए। अब वाइब्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, -∞ से +∞ के बीच में मेरा पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है, इट कैन अंडरगो द हार्मोनिक ऑसिलेशन। -∞ x से +∞ तक, ये तो हमारी लिमिट हो गई। अब ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होता है, किसके लिए, वाइब्रेशनल मोशन के लिए, दैट इज √β अपॉन पाई की पावर 1/4 e की पावर -βx²। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर ही आता है एग्जाम में, ट्रांसलेशनल पे या वाइब्रेशनल पे। इसमें n इज इक्वल टू 0 एप्लीकेबल होता है नहीं होता है, बताओ। इसमें होता है, मैंने 0 लिखा है ना, यहाँ पर psi 1 लिया था ग्राउंड स्टेट का। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर 0 एप्लीकेबल है बिकॉज यहाँ पर 0 पुट करने पर भी वेव फंक्शन 0 नहीं होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज एप्लीकेबल। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज n+1/2 hν। ठीक है, hν, इसको आप ओमेगा की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई √k/μ, जो डिपेंड करती है रिड्यूस मास के ऊपर और फोर्स कांस्टेंट के ऊपर। नेक्स्ट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए और रोटेशनल मोशन के लिए, दोनों की बात करती हूँ। रोटेशनल के लिए हमने यूज किया रोटर मॉडल। यहाँ पर क्या होता है, ये वेरी करेगा, दैट इज वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, कोई भी है जो एंगल है हम यूज करते हैं, इन केस ऑफ दैट विल वेरी बिटवीन द 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई होता है लिमिट इसका। ठीक है, इसमें और हम फाई मेनली यूज करते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें रोटेशन मोशन है तो एंगल भी चेंज होंगे। इसका वेव फंक्शन क्या होता है, psi m phi विल बी इक्वल टू 1/√2 पाई e की पावर i m phi, जहां पर m क्या होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है,
और यहाँ पर भी जीरो एप्लीकेबल होता है, m इज इक्वल टू जीरो एंड j इज इक्वल टू जीरो इज एप्लीकेबल हेयर बिकॉज यहाँ पर वेव फंक्शन वेनिश नहीं होता। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू bj इंटू j प्लस, ठीक है, दैट वी कैन टेक अप एनी यूनिट्स। और b क्या होता है here, what is the value of b? Different constant. b is rotational constant, that is equal to h square upon 8 pi square I, ठीक है। और I क्या होता है, reduced mass, that is sorry, I moment of inertia, that is equal to mu r। Moment of Venus. वही, ठीक है। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात करते हैं। इससे सिर्फ इस चार्ट से भी कई बार क्वेश्चन, अगर आपको इतना भी याद है तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोशन को थोड़ा सा मैं और प्रॉपरली नीचे लिखती हूँ, इसमें नहीं आएगा, उसके लिए सेपरेटली ही लिख देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात कर रही हूँ मैं। फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मोशन वी यूज द हाइड्रोजेनिक एटम मॉडल। क्या होता है हाइड्रोजेनिक एटम? जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजेनिक एटम। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजेनिक एटम, दैट इज द 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा एंड फाई। r लाई करता है 0 से 2 पाई तक, थीटा की लिमिट होती है, सॉरी r 0 से इंफिनिटी, माय मिस्टेक, क्योंकि पोजीशन इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी उसके मिलने की संभावना 0 नहीं होती। थीटा कहाँ से कहाँ होता है? थीटा इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ये सारे बताऊंगी कि क्यों होते हैं इतनी इतनी। और फाई होता है 0 टू 2 पाई, ये 0 टू पाई और ये 0 टू 2 पाई, ठीक है, ओके फाइन। और इसके अलावा क्या होता है ग्राउंड स्टेट का? ग्राउंड स्टेट क्या होती है? 1s ऑर्बिटल, उसका वेव फंक्शन क्या होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए? 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होता है 1 अपॉन अंडर रूट पाई a नॉट की पावर 3/2। थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है याद रखने के लिए, e की पावर माइनस r बाय a नॉट, ये होता है ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, जहां पर a नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? बोहर रेडियस, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और ये भी याद रखना क्योंकि इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट की लाइक जो वेव फंक्शन है अगर वो याद है, और बोहर रेडियस वाले फॉर्मूला के ऊपर, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। और वैल्यू आप जानते होंगे, इसको पुट करने पर कितनी आती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम, इतनी वैल्यू होती है, ठीक है, ओके ओके। और इसकी एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी के भी दो फॉर्मूला होते हैं, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये किसके अंदर होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, -0.5 अपॉन z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एटॉमिक मास यूनिट, AU, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं फॉर द डिफरेंट मॉडल जो हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट दैट अंडरस्टूड वेल, सबको समझ में आ गया होगा। ये पूरा चार्ट तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, इस चार्ट के बिना तो यू कांट डू एनीथिंग। तो इस चार्ट की हेल्प से ही हम अब डिफरेंट मोशन के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब करूँ स्टार्ट? कैन आई स्टार्ट ओवर देयर नाउ? Yes. ओके, ठीक है, मैं चलती हूँ आगे। तो अब हम करेंगे, देखो पहले मैं आपको निकालना सिखाऊंगी, लेकिन फाइनल आपको रिजल्ट ही याद रखने हैं। मैं आपको एक बार बता दूंगी, क्योंकि अगर मान लो कभी कभी कुछ नया क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए निकालने के लिए। अगर आपको वो नहीं आता तो इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम, अगर कोई नया क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले हम एक बार निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे कि क्या होती है। और ये भी ना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब हम एडवांस क्वांटम करते हैं लाइक फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन जो हम लोग कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम ये वैल्यू डायरेक्ट यूज करते हैं। तो जैसे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज होते हैं उन क्वेश्चंस में, वैसे ही वहां पर एवरेज वैल्यू के कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं। तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर एडवांस क्वांटम सीखनी है तो बेसिक क्वांटम में ये कॉन्सेप्ट तो एसेंशियल है आपको आना। तो अब हम करते हैं, मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द बॉक्स मॉडल,
पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के लिए मुझे क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू। हमने क्या लिया, पार्टिकल इन बॉक्स, एक बॉक्स है जिसकी लेंथ एल है, एक एल लेंथ का कोई बॉक्स है, बॉक्स ऑफ लेंथ एल, एंड उस बॉक्स लेंथ एल के बॉक्स के लिए मुझे क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर। ये सारी मुझे एक्सप्रेशन वैल्यू बोल लो, इनको एवरेज वैल्यू बोल लो। वी हैव डिटरमाइन ऑल द वैल्यूज, ठीक है। अब आपको ग्राउंड स्टेट का आपको वेव फंक्शन पता ही, जनरल वेव फंक्शन क्या होता है, अंडर रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ये मेरा क्या होता है, जनरल वेव फंक्शन, और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स में भी आते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करना सिखाती हूँ। पहले हम निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैंने क्या बताया था आपको तरीका निकालने का, यूजिंग द एवरेज वैल्यू क्या होता है, साई स्टार एक्स साई डीटो इन द गिवन लिमिट्स, राइट, ठीक है। तो अब आपको वेव फंक्शन पता है, जीरो टू एल लेंथ के लिए क्या होगा, अंडर रूट 2 अपॉन एल। ग्राउंड स्टेट का निकाल रही हूँ, आई एम डिटरमाइनिंग फॉर द ग्राउंड स्टेट, दीज आर डिटरमाइनिंग फॉर द ग्राउंड स्टेट। हायर स्टेट के भी निकालूंगी, मैं बताऊंगी सारी बात, ठीक है। तो अंडर रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और एक्स अंडर रूट 2 अपॉन एल साइन पाई एक्स अपॉन एल, और डी टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx, बिकॉज 1D बॉक्स है। अब कांस्टेंट को बाहर ले आओ, 2 अपॉन एल हो गया, पावर 1/2 और 1/2 मिलके, अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल dx विद इन द लिमिट 0 to l। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन, और साथ में x भी था साथ में, ठीक है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, आई हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। इससे बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। लेट्स डू दैट। आपको पता है हम साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, सो दैट्स व्हाट वी यूज। हम लोग क्या करेंगे, विल अप्लाई अ फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर वाला, ठीक है। पहली बात तो आप क्या करो, साइन के फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है, साइन 2x, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या होता है, 1 माइनस बोलो, minus cos 2x. 1 माइनस cos 2x, cos 2 पाई x अपॉन l, ठीक है, अपॉन में 2b, 2 पाई अपॉन l, साथ में लेते हैं ना हम इसके, ठीक है, दैट विल बी द फॉर्मूला। और साथ में x है विद dx, ये मैंने अप्लाई कर दिया विद इन द लिमिट 0 to l। ये इंटीग्रेशन ही हमें सॉल्व करना है। क्या हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, नेविगेशन प्रॉब्लम हो रही है, अभी ठीक है। तो अब इसको आगे करती हूँ मैं सॉल्व, लेट्स सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। तो जब आप सॉल्व करोगे तो वी कैन लाइक दो पार्ट हो जाएंगे इसके, वैसे भी आप समझ रहे होंगे, 0 से l। एक तो क्या होगा, x बाय 2 पाई अपॉन l, तो ये टर्म हो जाएगी, और दूसरी क्या होगी, x 2 पाई x अपॉन l अपॉन 2 पाई बाय l, दो टर्म हो जाएंगी dx। इस टर्म का इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे, यू कैन डायरेक्टली चेक, ये क्या आएगा, 0 आएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी। आप चेक कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, अगर नहीं आए तो मैं बता दूंगी। दिस टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आएगा, ओनली लेफ्ट विद दिस टर्म, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 बिटवीन द लिमिट 0 to l, यहाँ पर क्या है 2 अपॉन l, और इधर क्या है 2 पाई बाय l, 2 से 2 कट गया, l से l कट गया, 1 अपॉन पाई बच गया यहाँ पर ओनली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व फॉर इट। 1 अपॉन पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तो क्या आ गया, एल स्क्वायर बाय 2 पाई, ये आ गई मेरी वैल्यू, ठीक है। ओके, एल स्क्वायर बाय 2 n पाई ले लेते हैं, अगर मैं n ले लूंगी, अगर फॉर द nth मतलब
कोई स्टेट मेंशन नहीं करूंगी तो 2n पाई हो जाएगा। इसमें ग्राउंड स्टेट लिया उसके लिए n1 ले लिया, ठीक है। तो इन जनरल क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद वी गॉट द आंसर। अगर हम मान लो n की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, दैट वी गॉट दैट इज इक्वल टू l/2, ठीक है। तो x की एवरेज वैल्यू इन द बॉक्स ऑफ लेंथ l इज l/2, ठीक है। कितनी लेंथ का होता है उसके उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, इज इक्वल टू उसकी आधी। से मान लो अगर मैं ये बोल दूं b लेंथ का है, एक बॉक्स 0 से b लेंथ का है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी b/2। अगर मैं बोल देती हूँ पाई लेंथ का है तो उसके लिए क्या हो जाएगी पाई/2। अगर मैं ये बोल दूं 2 पाई लेंथ का है तो उसके लिए क्या हो जाएगी उसकी आधी पाई। समझ रहे हो? दैट्स अ शॉर्टकट दैट यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो जितनी भी लेंथ है उसकी आधी क्या होगी, एवरेज वैल्यू पोजीशन की, ठीक है। जनरल क्या होगा l स्क्वायर अपॉन 2n पाई, और इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे फॉर द ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंगली इट विल कम्स आउट टू बी l/2, ठीक है। ओके, तो x की एवरेज वैल्यू किसी बॉक्स की जो लेंथ मेंशन की गई हो उससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, l/2। सिमिलरली मैं निकाल के नहीं दिखा रही हूँ, दैट इज ऑफ नो यूज। आप निकाल सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। x की एवरेज वैल्यू क्या आएगी, l/2। px की एवरेज वैल्यू क्या आएगी, बताओ क्या होती है, 0। Zero. आप किसी के लिए भी निकालोगे वो 0 आएगी, चाहे बॉक्स हो चाहे हाइड्रोजेनिक एटम हो, ठीक है। ऐसे ही हम एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, l/3 माइनस l² अपॉन 2n² पाई स्क्वायर। ये मेरी क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, ठीक है। ओके, और सिमिलरली अगर मैं px स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आएगी, n² x² अपॉन 4l²। ये आती है एवरेज वैल्यूज, ये आपको सीधी याद रखनी पड़ेंगी, दैट्स यू हैव टू रिमेम्बर डायरेक्टली। ओके, रह जाएगा याद। और नेक्स्ट एक चीज और बात करते हैं, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी भी पूछ लेता है कई बार, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मोमेंटम। इसके बारे में बताती हूँ, देखो मैं इसका एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी साथ साथ। पहले एक बार इसके बारे में निकाल लेते हैं। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, सॉरी px ले लो, px स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस px का एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए px स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या है, px स्क्वायर की एवरेज वैल्यू n² h² अपॉन 4l² है, माइनस में px की एवरेज वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0, इसका अंडर रूट। मतलब क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी nh अपॉन 2l, जस्ट इसका अंडर रूट। समझ गए, uncertainty in momentum that will be equal to nh upon 2l, इसका अंडर रूट, ठीक है, बिकॉज दिस टर्म इज 0। ऐसे हम क्या निकालते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस एक्स की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या है, l²/3 माइनस l² अपॉन 2n² पाई स्क्वायर, माइनस में l/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट कर लो, यू विल गॉट द आंसर कॉरेस्पॉन्डिंगली, ठीक है। क्या हो जाएगा, l²/3 माइनस l² अपॉन 2n² पाई स्क्वायर माइनस l²/4 पूरे का अंडर रूट, इसकी पावर 1/2 है ना। तो इसको आप इसका एलसीएम ले लो, दो सेम है तो एलसीएम लोगे तो क्या बच जाएगा, 4l² माइनस 3l²/12, तो क्या होगा l²/12 माइनस l² अपॉन 2n² पाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये मेरी क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। ओके, दैट इज माय अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके, ये वैल्यू याद नहीं रहती है तो आपको अगर ये याद रहेगा तो आप इजिली निकाल सकते हो, अगर एनी हाउ आप भूल भी जाओ तो वैल्यू ये आपको याद रहेगा तो आप इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो Then आप, how is it following Heisenberg principle? हाँ हाँ हेंसबर्ग प्रिंसिपल फॉलो करेगा, बताऊंगी मैं। इसका एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं फॉलो करता, एक ना इसका एक कॉन्सेप्ट आता है लाइक If we put delta, if we put px, delta px and delta x value, then how it's come h card by 2. समझी नहीं मैं, दोबारा बोलो। Still, I'm
I'm saying how is it following Heisenberg uncertainty principle? Like delta px into delta x equals get equals to h card by 2. How is क्योंकि it यहाँ following? पर क्या है ना, x की और x स्क्वायर की एवरेज वैल्यू अगर मान लो ये सेम होती, अगर मान लो जैसे मान लो ये NH/2 का अगर मान लो ये जीरो नहीं जाती, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मोमेंटम ये जीरो नहीं हुआ ना यहाँ पर। मैं आपको बताती हूँ, इसका एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कब हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या कब अनसर्टेनिटी आती है, इसका बताऊंगी अभी, एक कॉन्सेप्ट है उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताओ। अभी एक ये ना चीज, एक ये मतलब रूल आप इसको मान लो, कुछ भी मान लो, इसके बाद आपको शायद क्लैरिटी आ जाएगी अनसर्टेनिटी क्यों अराइज होती है। ये एक लाइक प्रूफ है। अगर कोई भी एक ऑपरेटर है ए, ठीक है, इफ ऑपरेटर ए फॉलोज आइगन वैल्यू इक्वेशन, अगर वो ऑपरेटर आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉलो करेगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ वेव फंक्शन। आप ये बोल रहे हो ना अनसर्टेनिटी कब आएगी, इसी के ऊपर ही है ये। कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ वेव फंक्शन, कोई वेव फंक्शन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, एवरेज वैल्यू ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एवरेज वैल्यू ए स्क्वायर। समझ रहे हो? समझ गए बात? समझ गए कि मतलब ए की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर और ए स्क्वायर जो उसकी निकालेंगे दोनों इक्वल होंगी जब वो क्या फॉलो कर रहा है, व्हेन इट इज फॉलोइंग द आइगन वैल्यू इक्वेशन। किसके लिए होगा ये ट्रू बताओ? किसके लिए होगा, किसके लिए आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, किसके लिए हम आइगन वैल्यू मेथड की हेल्प से एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। दैट इज एप्लीकेबल फॉर द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू है उसका स्क्वायर और उसकी, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए वहां पर अनसर्टेनिटी काइनेटिक एनर्जी में नहीं अपीयर होती। दैट इज नॉट अराइज, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ गए? लेकिन अगर मैं किसके लिए बात करती हूँ, मोमेंटम के अंदर, पोजीशन के अंदर, वहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। वहां पर पी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू और पी एक्स की वैल्यू का स्क्वायर ये इक्वल नहीं होता है, ना ही इसके केस में होता है। एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू और एक्स की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, तो बोथ आर नॉट इक्वल, इसीलिए दोनों क्या होते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर क्या आती है, दैट्स व्हाई अनसर्टेनिटी अराइज। ठीक है, समझ गए या नहीं बोलो? ठीक है लेकिन ठीक है। आपका क्वेश्चन अभी तक नहीं समझी, आप पूछ क्या रहे थे? एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि वो जो आपने वैल्यू निकाला लाइक डेल्टा पी एक्स एंड delta x, हाँ हाँ। if you multiply both of them, so how it हम्म। comes h card by 2? हाँ हाँ, यस। वो प्रूव करके दिखाऊं वो? हाँ ये मैं वही बोल रहा हूँ कि अच्छा, वो मान लो प्रूव करके दिखाती हूँ, आप करके देख लो। मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे आएगा h card by 2? एक्स बाय 2, ठीक है, ओके। ये ना मतलब वेरीफाई किया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। एक्चुअली इसमें एन का वैल्यू 7 रखना पड़ेगा, एसएचओ के लिए तो वेरीफाई मैंने किया हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा इसकी यहाँ पर ना एन की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग पुट करेंगे। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। लाइक uncertainty in position and uncertainty in momentum। जैसे uncertainty in position मेरी क्या आई है, that is equal to L square upon 12। यहाँ पर नहीं हो पाएगा वेरीफाई, बट ये होना चाहिए, बताऊंगी मैं कैसे होगा ये। L square upon 2n square pi square, इसका अंडर रूट, ये आया हमारा वैल्यू। और अनसर्टेनिटी ये पोजीशन में आई है, और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या है, NH/2L। एक तो यहाँ पर n पाए को चेक करके, n को चेक करके ये टर्म वैनिश होती है, उसके बाद निकालते हैं, मैं बताऊंगी। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस क्लास के बाद बताती हूँ। ये किया हुआ था, अभी मैं भूल गई। ठीक है, लेकिन एसएचओ में तो कम्प्लीटली वेरीफाई होता है, जब एसएचओ की निकालते हैं ना वहां पर तो हम ट्रिक सिखाते ही हैं, इसमें भी होना चाहिए। दैट्स यू आर सेइंग करेक्टली।
बट मैं चेक करती हूँ, ये एंस का कुछ है यहाँ पर केस, उसके अकॉर्डिंग निकालना होगा। ठीक है, ओके। वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है अगर ठीक है। एन की वैल्यू मैं 1 लूं, बट पाई का भी फिर वहां पर प्रॉब्लम होगा। जैसे हम अंडर रूट से एल स्क्वायर को बाहर ले आए, अगर मैं अंडर रूट से ले आऊं एल स्क्वायर को बाहर कॉमन करके, तो एल कट जाएगा इससे। ठीक है, तो बच जाएगा एन एच बाई 2 और 1/12 माइनस 1/2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एच कट बाई 2 होना चाहिए, बट है कुछ ना कुछ, पाई का कुछ ना कुछ होगा इशू यहाँ पर। चलो मैं देख के बताऊंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना कई बार पूछता है कि मतलब जैसे स्टेटमेंट टाइप देके पूछता है। मैंने आपको अभी ये बात बोली ना कि अगर मान लो कोई भी मेरा ऑपरेटर है, वो किसी वेव फंक्शन है कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके लिए ये वाला मतलब कॉन्सेप्ट ट्रू होगा। इसको कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना। ये कब होगा? व्हेन द एवरेज वैल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, समझ गए ना? ये जो आइगन वैल्यू सेटिस्फाई करेगा उसके लिए ट्रू होगा। और एक बात और बताओ, जैसे यहाँ पर एक बात और समझ रहे हो ना आप, कि जो आइगन वैल्यू होगी वहां पर वही क्या होगी, एवरेज वैल्यू भी होगी। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग दैट कॉन्सेप्ट? अगर मेरा कोई यस। ऑपरेटर आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आइगन वैल्यू ही एवरेज वैल्यू होगी। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर मान लो 1D बॉक्स के लिए मैंने लिया था, तो जो इसकी एवरेज वैल्यू आई थी वही क्या थी इसकी, जो इसकी आइगन वैल्यू आई थी वो इसकी क्या थी, एवरेज वैल्यू थी। समझ रहे हो ना? ये डिस्पाई करेगा, जो आइगन वैल्यू होती है वही उसकी क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है। ये बात आप समझ रहे हो? वही हमने किया भी था। तो ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर कोई एक ऑपरेटर आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू आती है वही उसकी क्या होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, ओके। हमने सेम तरीके से किया था, लेकिन एक्चुअल में तरीका तो यही था निकालने का, यूजिंग द आइगन वैल्यू मेथड। बट सबके लिए ट्रू नहीं होता, इसलिए हम एवरेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर गए थे। तो अगर मान लो कोई मेरा ऑपरेटर आइगन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसकी आइगन वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोनों सेम होंगी। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी केस में होता है, लेकिन पोजिशन मोमेंटम में केस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वहां पर फंक्शन सेम नहीं रहता। दैट्स वाई उसको हम एवरेज वैल्यू मेथड की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है ठीक है। एक मिनट रुको, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं आगे। ठीक है ओके। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि इससे इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और एवरेज वैल्यू निकालना सीखेंगे। बाकी जैसे हाइड्रोजेनिक एटम के लिए निकालेंगे, और विरियल थ्योरम और एस्ट्रो के लिए निकालेंगे। बस ये तीन ही कॉन्सेप्ट है बेसिक के अंदर, फिर तो हमारा मोशन शुरू हो जाएगा। पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, हाइड्रोजेनिक एटम मॉडल, तो इन तीनों को मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करा देती। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन खोलती हूँ। स्क्रीन विजिबल हो रहा है आपको? हाँ हो रहा है। पॉज दिखा रहा है मेरे को तो यहाँ पर।
ठीक है, अभी शायद होगा विजिबल। हाँ देखिए, ओ सॉरी, एक मिनट, इसमें क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पहले ये वाले कर लो, फिर बाद में दिखाती हूँ। When the particle is in the lowest energy state, then the average momentum of particle is, IIT GATE 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। Let's check about that कि अगर एक पार्टिकल अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर है, ग्राउंड स्टेट में है इसका मतलब, ठीक है, तो उसकी एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या होगी, बताओ क्या होगी? इट इज ऑलवेज 0। इट डू नॉट डिपेंड कि कहाँ पर है, चाहे कोई भी हो, चाहे बॉक्स हो, चाहे SHO हो, चाहे हाइड्रोजेनिक एटम हो, सबके लिए ये वैल्यू 0 ही रहती है। ठीक है, देन यू कैन रिमेम्बर दैट डायरेक्टली, यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट यू हैव टू रिप्लाई द आंसर। ठीक है, दैट इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 14। h by 2 pi l. The uncertainty in momentum of a particle in the lowest energy state, क्या क्या आया था मेरा? NH upon 2l आया था ना, 2 pi l या 2l, क्या आया था मेरा, बोलो? NH upon 2l आया था। ठीक है, ये आई थी मेरी अनसर्टेनिटी मोमेंटम, क्योंकि मेरी क्या होती, यही था ना, डेल px का वैल्यू मेरा क्या आया था? NH upon 2l, हमने अभी निकाला था। Yes. वो पूछ रहा है लोवेस्ट स्टेट के, लोवेस्ट स्टेट का मतलब n is equal to 1, तो वहां पर क्या हो जाएगा? H upon 2l। और अगर वो पार्टिकल ए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? H upon 2a, राइट? सी विल बी द आंसर। ओके, ये भी गेट 7 में पूछा गया था। ठीक है, IIT में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। द वेव फंक्शन फॉर अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स ऑफ लेंथ a इज गिवन बाय, इसका वेव फंक्शन बताओ। वेव फंक्शन गिवन है a sin pi x upon a, तो मुझे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बताना है। इफ लेंथ इज 200 नैनोमीटर, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट? जनरली √2 अपॉन l। √2 by l. हाँ जी, तो l कितना गिवन है? 200 नैनोमीटर, तो क्या हो जाएगा? 1/100 अंडर रूट, मतलब 1/10, 1/10 नैनोमीटर की पावर -1/2, राइट? ठीक है, मतलब 0.1 नैनोमीटर की पावर -1/2, राइट? आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? डी विल बी द आंसर, राइट? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 1/100 का अंडर 1/10 हो गया, 0.1 नैनोमीटर की पावर -1/2। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 16। Every function used in quantum mechanics should be an eigenfunction, true or false? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ। ट्रू है या फॉल्स है? जो भी हम फंक्शन यूज करते हैं क्वांटम के अंदर, दैट शुड बी आइगन फंक्शन और नॉट? True है. ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ये क्वांटम के पोस्टुलेट्स है, पढ़ाऊंगी कि नॉर्मलाइज होना चाहिए, आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई करे आइगन वैल्यू इक्वेशन को, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन f is equal to 0 is never allowed as eigen function for a system. f is equal to 0 अलाउड होगा या नहीं होगा, बताओ। 0 के लिए वेरीफाई करेगी ये? होगा, अलाउड होगा? गलत बोल रहा है ना ये? अगर मैं हाँ, कोई नहीं वेव होगा. फंक्शन है, ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है। 0 तो आइगन फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, करेगा, बिकॉज 0 के साथ वाली वेव फंक्शन रिमेन, मतलब आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन सेम रहेगा, दैट्स व्हाई इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑल आइगन फंक्शन ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर मस्ट बी रियल फंक्शन, या ये ट्रू है? हमेशा ही जो आइगन True. वैल्यू आती है हार्मिशियन के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो रियल होती है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। ऑप्शन इसमें गलत हाँ है, लेकिन ठीक है, ओके, तो दैट्स व्हाई सी विल बी द आंसर। ये थोड़ा ओपैक है, देखो ये क्वेश्चन देखो, इधर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रू, ये 2 क्वेश्चन देखो, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाला। इधर, if the wave function of a system is an eigen function, the operator associated with observable a, then this relation is true or false, बताओ। मैंने भी बताया आपको, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो आइगन वैल्यू फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्रू होगा या नहीं होगा, बताओ।
बोलो ट्रू, ट्रू होगा। राइट। मैंने बताया ना कि ए का चाहे स्क्वायर हो चाहे कोई पावर हो, इट विल बी सेम फॉर एवरीवन, चाहे पावर 2 हो चाहे पावर n हो। The probability of finding the particle in 1D box of length in a middle half of the box is in the first excited state is 82%. True or false? क्या ये बताओ, फॉल्स। पहली बात मुझे ये बताओ, क्या वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है? मैंने नहीं। आपको चीज नहीं बताई, जैसे हमने अभी निकाली थी ना, हमने एक्स की एवरेज वैल्यू निकाली थी ग्राउंड स्टेट के लिए, वो क्या आई थी L/2। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की निकालूंगी तो भी वो L/2 ही आएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे 4 मार्क्स में एक बार, उसमें डिफरेंस पूछा था, मतलब ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट की एवरेज वैल्यू का डिफरेंस बताओ, दैट विल बी 0। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन था 18 में, जून 18 में था या फिर दिसंबर 18 में था, क्वेश्चन कराऊंगी मैं वो। समझ गए मेरी बात या नहीं? अगर मान लो कोई बॉक्स मॉडल है, उसमें ग्राउंड स्टेट हो चाहे फर्स्ट स्टेट हो, सबकी एवरेज वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, एवरेज वैल्यू विल बी सेम। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? ही इज आस्किंग अस प्रोबेबिलिटी, तो बताओ वो सेम रहेगी या नहीं रहेगी? बताओ, ही इज नॉट आस्किंग द एवरेज वैल्यू, उसने सेम फर्स्ट स्टेट रहेगा। के अंदर बोला है, नहीं रहेगी ना। देखो अब मैं ग्राउंड स्टेट का अगर बनाऊंगी तो वो ऐसे आता है, ग्राउंड स्टेट का फर्स्ट स्टेट में नोड आ जाती है इस रीजन के बीच में, तो कैसे सेम रहेगी ना? समझ रहे हो? मिडिल हाफ कैसे निकालेंगे आप? मिडिल हाफ का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, समझ रहे हो? और यहाँ पर मिडिल हाफ का मतलब क्या है? माइनस एल, इधर L/4, 3L/4। सेम दिख रही है आपको? बताओ, नहीं है ना सेम? नहीं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ बट फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट रॉन्ग है, 82% नहीं होगा। मतलब फर्स्ट साइड स्टेट के लिए ट्रू नहीं है, ग्राउंड स्टेट के लिए 2% होती है, इट्स हाँ नॉट ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और करो, कंसीडर स्टेटमेंट्स, द अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी फॉर अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L इज 0। अनसर्टेनिटी काइनेटिक एनर्जी के अंदर बताओ, सीधा कुछ भी नहीं करना। अभी आपको मैंने ट्रू बताया है, था ट्रू है। ट्रू है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी की क्या सेटिस्फाई करती है? आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। जब भी कोई ऑपरेटर आइगन वैल्यू सेटिस्फाई करे तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी अपीयर नहीं होती है। द पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L हैव ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शन। बताओ ट्रू। ट्रू, और ऑर्थोनॉर्मल भी होना चाहिए और नॉर्मलाइज भी होना चाहिए। ये बताओ एक्स पी एक्स का कॉम्बिनेटर कितना होगा? ठीक है एज कट। ठीक है, और एच कट ट्रू है ना? दैट इज द ट्रू यस। स्टेटमेंट, ऑल आर ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करो, the probability of finding the particle inside the left half of 1D box of length L is 8 2002 L by 2। कितना होगा? L/2। L/2। पक्का? गलत, 1/2। L/2 is average value, 1/2, 1/2। 1/2। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 50%, ऐसे याद रख लो, 50% का मतलब 1/2। ठीक है, सेट ऑफ आइगन फंक्शन क्या होगा बताओ? √2/L sin n pi x upon L is ऑर्थोनॉर्मल। हाँ, ऑप्शन सी। ऑर्थोनल भी और नॉर्मलाइज भी। ठीक है, the probability of finding the particle between the limit L/4 to 3L/4 अभी अभी बताया था मैंने, is 1D box of length L कितना होगा? 1/2 plus 1/5, that is 82%। ठीक है, right? The unit of wave function correspond to particle confined to move in 1D boxes। unit बताओ wave function। डायमेंशन। डायमेंशनलेस, गलत। क्यों? डायमेंशनलेस मैम कैसे? 1 बाई √2 upon L L कांस्टेंट बाई है ना, माइनस 2। ऑप्शन बी होगा। या L की पावर -1/2। ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को, डोंट बी इन हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 9, द क्लियर मी। कम्यूटेटर ऑफ x² p²। इसको दो मान सकते हो आप, p, p। इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, x², p बाहर p प्लस में p x², p। इसका कम्यूटेटर निकालोगे तो क्या आएगा? 2 अटैच कट x इंटू पी एक्स, p x है p लिख लो, प्लस में p इंटू 2 अटैच कट x, तो 2 h कट
एक्सपी प्लस पीएक्स, राइट। मैंने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, क्योंकि हमें दोनों का स्क्वायर का निकालना नहीं आता, दैट्स व्हाई वी अप्लाई दिस लॉ। तो क्या आएगा, बी विल बी द आंसर, राइट। समझे या नहीं समझे, बोलो। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करो। Lx का मुझे निकालना है, Lx कम्यूटेटर विद Ly, Lx Ly Lz, मतलब मुझे निकालना है Lx का Lx Ly Lz की मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो आप क्या करोगे, यू विल अप्लाई सिमिलरली, क्या करोगे, पहले आप वही लॉ अप्लाई करोगे, Lx का Lx के साथ, Ly Lz को अलग मान लो, फिर आप क्या करोगे, प्लस में Lx को बाहर ले आओ, Lx का Ly Lz के साथ मान लो। ये बताओ Lx का L सब क्या होगा, 0, राइट, या 0 होगा ना, Yes. 0, No. ये टर्म 0 हो गई। अब बच क्या गया, Lx का Lx, Ly Lz, अब इसके ऊपर दोबारा लगा दो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, Lx बाहर है ही, अंदर क्या हो जाएगा, Lx, Ly, Lz बाहर, प्लस में Ly बाहर, Lx, Lz, ये आपको सोल्व करना आता ही है। ये क्या होगा, Lx का Ly का क्या होगा, 2 आयोटा h कट, सॉरी आयोटा h कट, 2 नहीं होगा, आयोटा h कट माइनस आयोटा h कट Lz, Lz, प्लस में ये क्या हो जाएगा, x का z के साथ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि साइकिल डिस्टर्ब हो गई, Ly माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा h कट Ly। बात आ गया समझ में, नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी। पहले IH का del z होगा ना, कहाँ पर, Lx Ly कम्यूटेटर IH का del z साइन माइनस आयोटा h कट, माइनस नहीं होगा ना, आई थिंक माइनस होगा, मतलब मुझे याद है, एक सेकंड रुको, नहीं माइनस नहीं होता है। I think there will be minus, there should be one, just give me 1 second, हाँ माइनस नहीं होगा, सॉरी माइनस पे, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा then, ठीक है, साइकिल डिस्टर्ब हुई तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Lz स्क्वायर माइनस Ly स्क्वायर, ए विल बी द आंसर, ठीक है, आयोटा h कट Lx Lz स्क्वायर माइनस Ly स्क्वायर, ठीक है, हो गया क्लियर या नहीं, बोलो। ठीक है। ठीक है, तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, आई थिंक डायरेक्ट अप्रोच आ रही होगी समझ में, सीधा क्वेश्चन होता है, कोई इशू है तो बताओ। ओके, सी यू सून, हैव अ गुड डे।